नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे राजधानी लखनऊ जो आज एक अलग ही रंग में रंगा नजर आया उस पर। जी हां, बात यहां महिला आरक्षण के मुद्दे की हो रही है, जहां आज जन आक्रोश रैली देखने को मिली और उस रैली का नेतृत्व कर रहे थे सीएम योगी। सीएम योगी के साथ तमाम दिग्गज नेता आज रैली में शामिल हुए और साफ तौर से विपक्ष के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया। रैली के माध्यम से वो सारी चीजें कही गई जिसको लेकर के एक नैरेटिव सेट हुआ कि महिला विरोधी विपक्ष है। हालांकि बता दें, हाथों में तख्तियां और नारों की गूंज, लेकिन ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, एक सीधा हमला था उस विपक्ष पर जिसे सत्ता पक्ष महिला विरोधी करार दे रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज लखनऊ की सड़कों पर जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर हाल ही में देखी गई जन आक्रोश महिला पदयात्रा ने यह नया अध्याय भी लिख दिया है। लखनऊ जो हमेशा से चर्चाओं में रहता है, ऐसे में सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में निकाली गई ये पदयात्रा केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि ये संसद में संविधान 131 में संशोधन बिल के बाधित होने के खिलाफ आधी आबादी का एक खुला उद्घोष था। मुख्यमंत्री आवास से उत्तर प्रदेश विधानसभा तक का ये सफर भगवा रंग, गूंजते नारों और महिलाओं के उस संकल्प का गवाह बना जो सीधे तौर पर देश के विपक्षी संगठन इंडी गठबंधन के खिलाफ था। पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन अत्यंत आक्रामक और वैचारिक रूप से स्पष्ट हुई था। उन्होंने इस आंदोलन को देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की एक कड़ी बताया। सीएम योगी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन दलों का चरित्र अलोकतांत्रिक है। मुख्यमंत्री के अनुसार इन दलों के कृत्य महिला विरोधी हैं। उन्होंने सीधे तौर से आरोप लगाया कि जो आज तस्वीर है वो तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि बता दें, ऐसे में आरोप लगाया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए तो इन दलों ने इसे बाधित किया। सीएम योगी ने लखनऊ में उमड़ी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि ये केवल भीड़ नहीं बल्कि उन महिलाओं का आक्रोश है जिन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की गई। सीएम योगी का दावा है कि कांग्रेस हो या सपा, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है और इनके कृत्य महिला विरोधी। आज देश भर की महिलाएं इनके आचरण के खिलाफ सड़कों पर है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या महिला आरक्षण बिल का गिरना 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगा? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष वाकई परिवारवाद के चक्कर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी रोक रही है? क्या यह पदयात्रा विपक्षी गठबंधन की जड़ें हिलाने के लिए भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए और आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शशिलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी के साथ करते हैं। अभिषेक जी, जो आज जन आक्रोश रैली देखने को मिली, मातृ शक्ति देखने को मिली राजधानी लखनऊ की सड़कों पर, और जिसके माध्यम से यह दावा किया गया कि महिलाएं विपक्ष से आक्रोशित हैं, क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? नमस्कार स्नेहा जी। आपको नमस्कार जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये जो महिला सशक्तिकरण के समर्थन में आज जो रैली निकाली गई है, इसका सबसे अच्छा जो प्रभाव है, ये आधी आबादी हृदय से सोच रही है कि कम से कम बीजेपी सरकार, भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है, वो हमारे साथ खड़ी है। उनके अधिकारों को दिलाने के लिए उनके अधिकारों को दिलाने के लिए भाजपा की जो डबल इंजन सरकार है वो कटिबद्ध है और मैं इसका खुले हृदय से सराहना करता हूँ। जी। विपक्ष जो है वो अपनी राजनीतिक चालों के जरिए इस जो महिला सशक्तिकरण बिल जो पेश हुआ है, इसको किसी भी तरीके से इसको गिराना चाहता है और गिरा भी दिया है। उन्होंने समर्थन नहीं किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है विपक्ष का। और मेरा मानना ये है स्नेहा जी कि आधी आबादी जब हम बात करते हैं तो देश की सभी महिलाएं उसमें आती हैं। आधी आबादी का मतलब ही महिलाओं से है। उसमें उसको जाति, धर्म और राजनीति से जोड़ना ये कतई उचित नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि सभी धर्मों, सभी दलों को खुले हृदय से इस बिल का समर्थन करना चाहिए और केंद्र में
मोदी की सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देकर इस बिल को खुले हृदय से पारित कर देना चाहिए। ठीक ये मेरा मानना है। विवेक जी, विपक्ष का कहना है कि जब चुनाव पास आते हैं तो आप जानबूझकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष को कभी महिला विरोधी बताता है, कभी जनता विरोधी बताता है, और कुछ ऐसा ही कृत्य आज किया आप लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर। देखिए स्नेहा जी, हम नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, चलिए मान लिया, जी तो उस नैरेटिव के कार्यक्रम में विपक्ष फंसता क्यों है? क्यों नहीं विपक्ष ने इस बिल को पास हो जाने दिया? 2023 में जब नारी सशक्तिकरण नियम पास हुआ था तो इस संकल्प के साथ पास हुआ था कि 2029 में हम सदन में महिलाओं को आरक्षण देंगे। जी उसी के बाबत यथार्थ देने के रास्ते बनाए जा रहे थे। केवल परिसीमन के विषय पे आपने विरोध कर दिया और उसके विरोध के चलते नारी शक्ति अधिनियम में जो स्त्रियों को, आधी आबादी को सदन और विधानसभाओं में जो 33% आरक्षण देने का विषय था वो समाप्त हो गया। वो लड़ाई जो महिलाएं इतने दिन से लड़ रही हैं और जिसको बार बार तमाम प्रधानमंत्रियों ने डिब्बे से निकाला और डिब्बे में डाला, उसको अगर मोदी जी ने मन बना लिया था कि हम देंगे, तो फिर आपका हिस्सा काट के नहीं दे रहे थे। 50% सीटें बढ़ा रहे थे। अरे भाई, अगर 100 पे 50 सीटें बढ़ेंगी तो 150 होगा। 150 का 45-33% निकाल लो कितना होता है। मुश्किल से 45-44 सीटें बढ़ती। तो आपके हिस्से में से नहीं दे रहे थे, अलग से सीटें क्रिएट करके उसमें से दे रहे थे, आधी आबादी को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उस पर भी विपक्ष ने रोड़ा लगाया है। ये बहुत दुखद बात है। और उसके बाद जिस तरह से रोड़ा अटकाया, उस जो बात से खुशी बनाई, वो आधी आबादी को, माताओं बहनों को कहीं मुंह चुराने जैसा है। और इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतृत्व, मोदी जी सब लोग आहत हैं और हम इस आक्रोश को जनता तक ले जाएंगे। और जनता में भी इस विषय को लेकर आक्रोश है। हमारी बहन बेटियां इस विषय से आक्रोशित है। इसका परिणाम विपक्ष को देर से देर भोगना होगा। हम कोई नेगेटिव सेट नहीं करते हैं। नेगेटिव में विपक्ष अनावश्यक हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है मोदी विरोध में कि मोदी विरोध करते करते वो देश का विरोध करना शुरू कर देता है। ये आधी आबादी का विरोध है, ये मोदी का विरोध नहीं है, ये परिसीमन का विरोध नहीं है। ये आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी न देना, उसके साथ धोखा है। ठीक है जी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को महिला आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। आप लोगों की मांग क्या वाकई 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था उसमें रोड़ा नहीं बन गई? शशलेन जी। स्नेहा जी, देखिए, ये जो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी पदयात्रा के माध्यम से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही है, आप सही कह रही थी बात महिला आरक्षण बिल की। ये जो महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं स्नेहा जी, 28 सितंबर सन 2023 में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया था और उसमें प्रावधान था कि पहले जाति जनगणना होगी 2026-2027 के आसपास, फिर उसके बाद परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद वो बिल लागू हो जाएगा। जब 2023 में ही महिला आरक्षण कानून बन गया तो परिसीमन बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? पहले जाति जनगणना होनी चाहिए थी। बिना जाति जनगणना के आप परिसीमन कैसे ले आए? आप 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, गणना के हिसाब से आप परिसीमन ले आए। भाई, क्या तब से जनसंख्या बढ़ी नहीं क्या? आप पुनः जाति जनगणना कराइए, उसके बाद परिसीमन लाइए। और जब 2023 में महिला आरक्षण कानून लागू हुआ था तो पूरे विपक्ष, समाजवादी पार्टी सहित ने उसका समर्थन किया था। हम महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करते स्नेहा जी, लेकिन आप पहले जाति जनगणना करिए। हमारी कितनी भागीदारी है। अगर आपको 33% आरक्षण लागू करना था तो जब 2023 में कानून बन गया था तो 2024 में आप आरक्षण के, महिला आरक्षण के हिसाब से चुनाव करा सकते थे ना। लेकिन जब उसमें प्रावधान था कि पहले हम जाति जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन होगा, फिर जो है वो कानून लागू होगा 2029 में,
तो आपने बिना जाति जनगणना के परिसीमन बिल क्यों लाए? समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, इस परिसीमन बिल का विरोध किया है स्नेहा जी। और दूसरी बात, हम लोग महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि 33% आरक्षण में पिछड़ी जात की महिलाओं का भी भागीदारी हो। जी, उसका प्रमुख कारण क्या है स्नेहा जी? अच्छा लोकसभा और शशलेन जी, जब विधानसभा में आप चाहते हैं कि आरक्षण महिलाओं को मिले, तो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जी कह रहे थे कि महिलाओं में जात पात करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आप लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग उठा करके जो 33% आरक्षण मिल रहा था उसमें अड़ंगा डाल दिया? स्नेहा जी, हम बताते हैं कि जातिगत बात क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। देखिए, इस देश की लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण लागू नहीं है जी, पिछड़ी जात की महिलाओं को, सॉरी पिछड़ी जात के सदस्यों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। एससी समाज के लोगों को तो आरक्षण है। इस देश में ओबीसी की आबादी 60% है स्नेहा जी। जी, और लोकसभा के सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, 543 लोकसभा के सदस्य हैं और 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। कुल मिला के 788 सांसद होते हैं। इस देश की पिछड़ी जात की आबादी 60% है और ओबीसी के सिर्फ 170 सदस्य हैं और सवर्ण समाज की आबादी 10% होने के बावजूद 440 सदस्य हैं। एससी समाज के 20% आबादी होने के बाद 140 सदस्य हैं। तो ये विभिन्नता क्यों है? जब हमारी 60% आबादी है तो हमको 60% की भागीदारी मिलनी चाहिए। जो डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें भागीदारी चाहिए। ठीक है। विवेक जी, जी स्नेहा जी, ये कह रहे हैं कि आप लोग बिना जनगणना, बिना जातिगत जनगणना के आरक्षण ला दे रहे हैं। एससी एसटी को आप आरक्षण देते हैं लेकिन ओबीसी को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इस बार इन लोगों ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, बाकी चीजों का विरोध किया, परिसीमन का विरोध किया। इन्होंने मांग की है कि परिसीमन जातिगत जनगणना के आधार पर किया जाए। देखिए स्नेहा जी, जी, 2011 के सेंसेक्स पे ये परिसीमन होने जा रहा था। ये कह रहे हैं क्यों, बहुत सामान्य, जी, ये कह रहे हैं क्यों 2011 पे होने जा रहा था, ताजा जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही? इसलिए होने जा रहा था कि जो 2011 या उसके बाद पैदा हुए होंगे वो वोटर भी नहीं होंगे, बिल्कुल, वोटर भी नहीं होंगे और चुनाव लड़ने की तो बात तो दूर है। तो जो लोग बालिग हैं, मतदाता हैं और या प्रत्याशी बनने की स्थिति में हैं, वो 2011 उसके पूर्व वाले हैं। बिल्कुल, बात समझने की कोशिश करिए। उसके बाद वाले आज 15 साल 14 साल की उम्र में ना तो मतदाता बनने लायक है ना वो प्रत्याशी बन सकते हैं। तो जब वो दोनों में नहीं आ सकते, इसलिए 2011 के सेंसेक्स पे ये कार्य हो सकता था। एक चीज। दूसरी चीज, जो बार बार इन्होंने कह रहे हमने रोड़े नहीं अटकाए, विरोधी। अगर आप रोड़े नहीं अटकाए तो आपने सदन में गैर संवैधानिक मांग कैसे की? आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसमें क्या संविधान हमारा धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है? धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो ये बताता है कि आप महिलाओं के आरक्षण को किस गहरे डस्टबिन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मोदी जी हैं जिन्होंने उसको जन सामान्य की उस भावनाओं को समझा है, महिलाओं की उस भावनाओं को समझा और उसको लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। महिलाएं आपका घरों से निकलना दूभर कर देंगी। हो सकता है शशलेन जी को भी हमारी जो बेटी है इनको घर से निकलने ना दे। हमारे रिश्ते में दामाद लगते हैं गांव के रिश्ते से, हमारी बेटी हो सकता है इनको भी घर से निकलने ना दे। हम उसको भी समझाएंगे, भाई शशलेन जी को समझाइए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम आधी आबादी को किसी कारण से किसी तरीके से देने की स्थिति में थे, आज आपने रोड़ा अटकाया और वो भी ऐसी ऐसी मांगे करके रोड़ा अटकाया जिनका कोई इस विषय से संबंध नहीं है। 2012 में जो पैदा हुआ हो या हम कह लीजिए आज ही
जो पैदा हुआ होगा उसका हम क्या करेंगे? किस मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा? ठीक है, 29 की मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा? बिल्कुल। तो जब वो है नहीं, ना मतदाता बन सकता है, ना प्रत्याशी बन सकता, तो उसको लेकर के क्यों साथ छाती पीट रहे हो आप? और जातिगत जनगणना की मांग थी, सरकार ने आपकी मांग ली। जातिगत जनगणना तो हो ही रही है, वो अलग विषय है। परिसीमन इसलिए आवश्यक था, उत्तर प्रदेश में स्नेहा जी कुछ कुछ विधानसभाएं 6-7 लाख की है। बिल्कुल। अगर इसको लोकसभा के में आंकड़े समझिएगा तो कुछ लोकसभाएं 30 से 35 लाख की है। तो प्रत्याशी अपने मतदाताओं से सीधा संपर्क नहीं कर सकता। अगर एक पोस्ट कार्ड भी लिखना चाहे तो संभव नहीं है, उस दिन चुनावी खर्चा पार हो जाएगा। चुनाव आयोग कहेगा बस हो गया, रहने आप चुनाव लड़ चुके। ये स्थिति है। और अगर इसमें परिसीमन हो रहा है, वो फिर आपका क्या जा रहा था? सरकार सीट बढ़ा रही थी, सीट बढ़ा करके बड़ी सीट में आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दे रही थी। आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा था, फिर भी आपको दर्द है। तो ये बैठे ठाले इन्होंने महिला आरक्षण को उस गहरे डस्टबिन में डालने की कोशिश की है जो हमारी आधी आबादी को नागवार गुजरा है। मोदी जी सहित हमारे एक एक कार्यकर्ता इससे आहत है। जी। हम इसको अपनी माताओं बहनों तक ले जाएंगे। माताएं बहनें आक्रोशित हैं और आज उसका आपने एक झलक आज योगी जी के नेतृत्व में लखनऊ में देख लिया। जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरे लखनऊ की महिलाएं उसमें जुटी हैं। ठीक है जी जी स्नेहा जी। अभिषेक जी, जी, आज ये जो जन आक्रोश रैली राजधानी लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिली, जो आक्रोश देखने को मिला महिलाओं का, क्या लग रहा है इस बार 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक, जो मेरी अपनी सोच है, जी। जो विपक्ष ने ये कृत्य किया है, इसके दूरगामी परिणाम इनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में इनको दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। महिलाओं का ये अपमान और उनके अधिकारों का ये हनन महिलाएं किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगी और विपक्ष को ठीक समय आने पर इसका समुचित जवाब देंगी। मैं सैसलेन जी के माध्यम से संपूर्ण विपक्ष को ये कहना चाहता हूं कि अपनी क्षणिक और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके इस विधेयक को देखना चाहिए। महिलाओं को किसी जाति, धर्म और भाषा में ना बदलें। उस तरह से ना देखें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई हैं, ये पारसी हैं। महिला मतलब महिला, आधी आबादी देश की। आखिर केंद्र सरकार अगर बिल लेके आई, उसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। उनका तो कहना यही था ना सरकार का कि हम आधी आबादी को उनका हक देने के लिए आरक्षण बिल लेके आए हैं, सीटें भी बढ़ा रहे हैं जैसे कि विवेक जी कह रहे हैं। फिर आपत्ति क्या है विपक्ष को? ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों का हनन करने के लिए इसमें बाधा उत्पन्न की गई है। इसे किसी भी स्तर पर देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, ये बात सत्य है। और इसके दूरगामी परिणाम आने वाली राजनीति में समय में इनको देखने को मिलेंगे। ठीक है शशलेन जी, 2027 के चुनाव में आप लोगों के लिए इस बिल को रोकना आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगा। जहां आप अभी तक दावा कर रहे थे कि 2027 में आपकी वापसी है, जो स्थितियां उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी अब दावा कर रहे हैं कि आप लोगों की वापसी पर विराम लग गया है। सत्ता में बैठे लोग तो कह रहे हैं कि महिलाएं आपको जवाब दे देंगी। आपने कितनी बड़ी भूल की है? स्नेहा जी, जी। इस प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और 2014 से केंद्र की सरकार है। देखिए, जिस अनुपात में इस देश और प्रदेश में विकास पे कार्य करना चाहिए था, किसानों की समस्या को हल करना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कार्य करना चाहिए था, उन कार्यों को इन लोगों ने नहीं किया। देश की जनता का भ्रमित करने के लिए ये जो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जबकि 2023 में जब महिला आरक्षण कानून लागू हो चुका तो अब परिसीमन बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक जी को सुन रहा था। देखिए, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था स्नेहा जी कि जो ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है जी। तो जो समूह की हमारी तमाम बहनें हैं वो इस प्रदर्शन में हैं। तो उससे एक पत्रकार ने पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं? तो मुझे तो बुलाया गया है और बताया कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष का फोन आया था, मुझे बुलाया था, मुझे कुछ पता नहीं। तो तमाम बहनें हमें यही नहीं जान पा रही कि मुझे यहाँ लाया क्यों गया है।
ये तो एक भीड़ के माध्यम से हमारी बहनों को इतनी गर्मी में परेशान करने के लिए ये एक नैरेटिव सिद्ध कर रहे हैं। जनता जानती है। फिर समाजवादी पार्टी ने कभी भी महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। हम जो इनका 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, उसमें हम पिछड़ी जात की अपनी बहनों का भागीदारी करते हैं। आप बताइए स्नेहा जी, क्या 33% जब आरक्षण महिलाओं का होगा, अगर उसमें हम पिछड़ी जात की महिलाओं के आरक्षण की भागीदारी की मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्या गरीब घर की बेटी क्या सांसद बन पाएगी? क्या जो मेड़ों में घास काटने वाली बेटियां हैं, क्या वो बन पाएंगी क्या सांसद? आप देखिए, जब माननीय नेताजी की सरकार थी तो मिर्जापुर से फूलन देवी को सांसद बनाने का काम किया था, जो निषाद समाज से बेटी थी। उसके साथ सामंतियों ने बलात्कार किया था, पूरे गांव में नग्न करके घुमाया था। उसकी स्मिता को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए माननीय नेताजी ने सांसद बनाने का काम किया था। आप देखिए, अभी सामान्य सीट पर अयोध्या में एससी समाज के अयोध्या प्रसाद जी को चुनाव लड़ाने का, अवधेश प्रसाद जी को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सामान्य वर्ग के लोग आगे बढ़े, लेकिन अभी संख्या के हिसाब से लगातार जब हम से आप लोगों की लोगों भी ने बिल भागीदारी को, होनी चाहिए। शशलेन जी, जब से आप लोगों ने जी। बिल को पास नहीं होने दिया, तब से ये एक बात कही जा रही है कि आप लोग डरते हैं कि आम परिवार की महिलाएं, बेटियां संसद में ना पहुंच जाए। आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से आरक्षण हो, आपके घर परिवार की बेटियां, बहनें हो जो संसद तक बस जाए, आम घर की ना जाए। ये बड़ा गंभीर आरोप है। देखिए स्नेहा जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सांसद सदस्य हो, चाहे हमारे दल की हो या किसी हो, ये निश्चित है कि ज्यादातर उन परिवारों से या संपन्न परिवार के लोगों से ही सांसद है। लेकिन जब आरक्षण 33% हो जाएगा, तो आप समझिए कि जब माननीय नेताजी ने पंचायत के चुनाव में आरक्षण लागू करने का काम किया, तब से एसटी बैकवर्ड के लोग प्रधान, बीडीसी प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने लगे ना। उससे पहले आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बता दीजिए कौन एसटी बैकवर्ड के लोग प्रधान और बीडीसी बनते थे। तो जब निश्चित हो जाएगा 33% आरक्षण, तो जो गांव की बेटी है, गरीब की बेटी है, पिछड़ी जात की बेटी है, वो भी सांसद बनने का काम करेगी। ठीक है विवेक जी, जी स्नेहा जी, घूम फिर के वही आरोप आप लोगों के ऊपर कि महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं की परेशानी की वजह भाजपा है। नहीं स्नेहा जी, इनसे पूछिए, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछता हूं कि समाजवादी पार्टी जिस सामाजिक समीकरण पे काम करती है, उसमें कितने यादवों को चुनाव लड़ाती है? पूर्वांचल का कोई यादव समाजवादी पार्टी को समझ में आता है? आजमगढ़ तक चुनाव लड़ने के लिए खानदान के लोग आते हैं। कहां इटावा, कहां आजमगढ़? क्या पूर्वांचल के यादव नहीं है? क्या शशलेंद्र जी यादव नहीं है? क्या ये चुनाव नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़ सकते भाई? ये तो बहुत गरीब भी नहीं है, संपन्न है, मजबूत यादव है। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आती। घर की बहन, बेटियां, घर के लड़के, बाकी कोई नहीं जी। और आप जिस समीकरण में काम करते उस समीकरण का मैं हाल बता रहा हूं। आपकी खुद की पार्टी है, जिसको चाहे जेब से निकाल के टिकट देते भी हैं आप, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को नहीं देते। तो जहां आपको मौका मिला वहां आपने नहीं किया। अब अगर हम आरक्षण लेके आ रहे थे कि नहीं भाई इतनी महिलाओं को चुनाव लड़ाना है, तो आप क्या कह रहे कि नहीं साहब वो मुस्लिम महिलाओं को भी दीजिए। संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कहीं कोई व्यवस्था है? जिस तरीके से आप धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करके इसमें रोड़ा अटकाए हैं, अभी अभिषेक जी ने वो सही बात कही कि देखिए हम लोग तो ये मान के चलते हैं बहन बेटियां साझे की होती हैं, किसी अकेले की नहीं होती। गांव की बेटी है तो हमारी बेटी है जी, कहीं किसी, तो हम उसको अपनी मान के चलते हैं। ठीक, आप उसमें भी अपना पराया करना चाहते हैं। अरे भाई बेटी तो कोई नहीं है, हमने क्या
मणिपुर की बेटी के लिए दुख व्यक्त नहीं किया? क्या हमने पश्चिम बंगाल में बेटियों के साथ हो रहे दुष्कृत्य के लिए अफसोस नहीं जाहिर किया? क्या उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया? हम सिलेक्टेड वही बात करते। पूरे देश की बहन बेटियां, भारतीय जनता पार्टी की बहन बेटियां, कार्यकर्ताओं की बहन बेटियां, अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता तो हम उसके लिए शर्मिंदा है, हमारी जिम्मेदारी, हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं लोगों से। हम ये नहीं कहते कि साहब वहां हुआ तो ठीक, यहाँ हुआ तो गलत, ये नहीं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब से सरकार बनी है, कोई भी बहन बेटी के साथ अगर बुरी नजर या बुरी हरकत करता है तो 24 से 48 घंटे में अपने पैर पे चलने लायक नहीं बचता। अच्छा विवेक जी, अभी ये जो जन आक्रोश पद यात्रा निकले उसको लेकर सपा के लोग और कांग्रेस के लोग एक बड़ा गंभीर दावा कर रहे हैं कि ये तो आप लोग नैरेटिव सेट करने के लिए पद यात्रा निकाले। इन्होंने कहा कि जो भीड़ आई है उनको पता ही नहीं है कि कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। अरे भाई चलिए ठीक है, आए थे तो नहीं मालूम, तो आने के बाद तो जान गए। जो बहन बेटियां हमारे समूह की सदस्य है, पहले तो जान लीजिए समूह क्या है। हम लोगों ने सहकारी समूह बनाए हैं गांव गांव में, जिसमें उन बहन बेटियों को स्वरोजगार के लिए सरकार अनुदान देती है। 2,000 रुपए से शुरू होता है, 10,000 रुपए और आगे चल के 2 लाख रुपए तक का उस समूह को सरकार अनुदान देती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कोई पत्तल बना रहा है, कोई मोमबत्ती बना रहा है, कोई दोना बना रहा है, कोई चिल्लड़ बना रहा है, कोई दिया बना रहा है। धीरे धीरे उनको मतलब इस तरह से स्वरोजगार की स्थिति उपलब्ध करा करके वो समूह के माध्यम से उनको कह लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार का कार्य किया जा रहा है। और अगर आज आह्वान किया गया, वो बहन बेटियां आई, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि हो सकता आने के पहले उन्हें ये विषय ना पूरा स्पष्ट हुआ हो कि क्या विषय, लेकिन जब उस कार्यक्रम में आई, इतने बड़े बड़े वक्ताओं का उन्होंने भाषण सुना, उसके बाद तो उनको बात पता चल गई ना कि हमको आरक्षण मोदी जी दे रहे थे और उस आरक्षण में विपक्ष ने किस तरह से रोड़े अटकाए हैं। जो यादव की बिटिया योगी, जो दुसाद की बिटिया योगी, किसी लेकिन ये कह रहे हैं अगर आप ये समझा रहे तो आप असलियत से उन्हें बड़े दूर रख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आप ये बातें समझा दिए अपने भाषण के माध्यम से तो आपने महिलाओं को असलियत से दूर रखा। नहीं, हमने असलियत बताई। जिस भी जात की बेटी आई, हमने तो साफ कहा, हमने कहा भाई देखो, हम महिलाओं को अपनी बहन बेटी मानते हैं, उसमें हम कोई अपना पराया नहीं करते। लेकिन उसमें देखो विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि साहब मुस्लिमों को आरक्षण दीजिए, तब दीजिए। और ऐसे सेंसेक्स को लेकर के डिनाई कर रहे नहीं साहब, ये वाला जो सेंसेक्स होगा 26 वाला, उसके आधार पे दीजिएगा। अब 26 वाला सेंसेक्स कब होगा, फिर कब प्रशोभन होगा? मैंने 29 में भी बहन बेटियों को सदनों में आरक्षण नहीं मिल पाएगा, वो रोड़ा विपक्ष ने अटकाया है। हम तो सेंसस की स्थिति देख करके हमने 2011 के सेंसेक्स पे जनगणना के आधार पे प्रशोभन करके बहन बेटियों को आरक्षण देने का रास्ता बना दिया था। उस रास्ते पे कह लीजिए कि गार्डर फेंकने का काम विपक्ष ने किया है, पत्थर फेंकने का काम विपक्ष ने किया है, उस सड़क को खोदने का काम विपक्ष ने किया। जो रास्ता बहन बेटियों को लेकर के विधानसभा से लेकर संसद तक जाता, उस रास्ते को तोड़ने का काम, नष्ट करने का काम विपक्ष ने किया। जी अभिषेक जी स्नेहा जी, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। 2027 के चुनाव के लिए अब तो लग रहा है सारे मुद्दे एक तरफ और महिला आरक्षण बिल फेल होना एक तरफ। क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या वाकई इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसी एक बिल पर केंद्रित रह जाएगा? जी देखने से तो यही लग रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार विरोध पे विरोध किया जा रहा है, उससे यही साबित होता है कि आगे वाला चुनाव बिल्कुल इस बात पे निर्भर करेगा और देश की महिलाएं सोच समझ करके अपने अमूल्य मत को देंगी कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके विरोध में है। शशलेन जी की बात को मैं अभी बड़ी गंभीरता सुन रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इनसे कि अभी जैसे ये बोल रहे थे कि ओबीसी, हमेशा बार बार ये ओबीसी की बात को उठा रहे थे। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि भाई मोदी जी ने तो, केंद्र की सरकार ने तो जब ये आरक्षण के बिल को लेके आए, कहीं भी ये डिफाइन नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि हम एससी की महिलाओं, घर की महिलाओं को देंगे, ओबीसी की घर की महिलाओं को देंगे, ये हम सवर्णों के घर की, वहाँ तो सिर्फ महिलाओं की बात हुई है ना।
कहीं भी उसको डिफरेंशिएट नहीं किया गया। जी। ये बार बार ओबीसी ओबीसी, तो क्या इनसे पूछिए कि क्या सवर्ण के घर की महिलाएं इनके वोट बैंक में नहीं है? क्या दलित के घर की महिलाएं इनके वोट बैंक में नहीं आती हैं? क्या वो महिलाएं नहीं है क्या? आप पुरातन समय में संस्कृत में देखिए, हमारी बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं हुई हैं, अपाला हुई, गार्गी हुई, मैत्रेय हुई, क्या वो महिलाएं नहीं थी? हमारा तो पुरातन और सनातन तो पहले से ही महिला सशक्तिकरण पर निर्भर है। एक से एक विद्वान और विदुषी महिलाएं हुई हैं, उस समय से चला आ रहा है। उसी कदम में मोदी सरकार ये चाहती थी कि अभी देश की निर्णय लेने की जो प्रणाली है, जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है और जो नीति निर्गत निर्णय जो होते हैं, जो कानून बनता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत कम है। उस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। महिलाएं जब संसद में ज़्यादा संख्या में चुनाव लड़के पहुंचेंगी तो देश के संविधान की निर्माता के रूप में उनकी स्थापना होगी और वो देश की महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं बिंदु जो होते हैं उसमें निर्णय लेने की जो उनकी भागीदारी है वो बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक खुले मन से एक बिल लाया गया था, बहुत ही साफ मन से, कि महिलाओं के अधिकारों को। विपक्ष कह रहा है हम बिल के तो समर्थन में हैं, नहीं, कहां लेकिन हमारा समर्थन में? सवाल है जनगणना को लेकर के, हमारा सवाल है परिसीमन को लेकर। भाई जनगणना और परिसीमन से इसका क्या मतलब है? आप जबरदस्ती की बात को उठा रहे हैं। जब एक बार केंद्र ने कह दिया है कि उसमें समय लगना है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है। ये मांग बहुत दिन से उठ रही है, महिलाओं की ये मांग बहुत दिन से है। कई वर्षों से महिलाएं इस बात को लेकर मांग कर रही हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, बिल आना चाहिए। जो डबल इंजन सरकार और जो मोदी की सरकार केंद्र में है वो पिछले आपका इस विधेयक को पहले भी ला चुकी है। उस समय ये पास हो गया था, ये था कि 24 से लागू हो जाएगा, बट किसी कारण से इसे कहा गया कि 2011 29 से लागू होगा, 29 से लागू होगा, क्षमा चाहता हूं। तो ये कहा गया कि भाई जो बेस आधार जो बनाया जाएगा वो 2011 को की जनगणना को बनाया जाएगा, क्योंकि अभी जो जनगणना, मैंने पिछली बार बोला था कि अभी जो जनगणना होने वाली है वो समय काफी लगेगा। अब या तो हम समय का वेट करें फिर ये बिल टल जाए, और या फिर इसको हम साफ हृदय से अभी लागू कर दें। बिल तो वैसे भी टल ही चुका है, वैसे भी टल चुका है, तो इसमें दोषपूर्ण किसका है? इसमें दोष सिर्फ विपक्ष का है, केंद्र सरकार का नहीं है। इनकी मंशा गलत है विपक्ष की। शशलेन जी, आप लोगों की मंशा पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक उसमें सुन रहा था, कह रहे थे कि जाति जनगणना, भाई जब 2023 में महिला आरक्षण कानून लागू हो गया तो 2023 से 2026 तक ये जाति जनगणना नहीं कर पाए, ये नहीं पता कर पाए कि इस देश में या इस प्रदेश में किस समाज से कितनी संख्या है। हम यही तो मांग कर रहे हैं। 3 सालों में जाति जनगणना क्यों नहीं कर पाए? आप SIR को 1 महीने में ला सकते हैं, 1 महीने में आप SIR की प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं, और आप जाति जनगणना क्यों नहीं कर सकते भाई 3 वर्षों में? आपने क्यों नहीं 3 वर्षों से जाति जनगणना पे जोर दिया? अगर आप 2023 से जाति जनगणना पे जोर देते तो अब तक स्नेहा जी 1 वर्ष 1.5 वर्ष में बहुत आराम से जाति जनगणना हो जाती और ये पता चल जाता कि इस देश में किस समाज के कितने लोग हैं और हम उनकी भागीदारी चाहते हैं। आप बताइए, आप कह रहे थे ओबीसी की बात करते हैं, भाई लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों में आरक्षण नहीं है। हम ओबीसी की 60% जनसंख्या होने के बाद 170 सांसद क्यों हैं भाई? 788 सांसद लोकसभा और राज्यसभा को मिला के हैं, 400 से ऊपर होने चाहिए ना, तो 170 क्यों हैं? सामान्य वर्ग के लोग सिर्फ 10% हैं, उनके 440 सांसद क्यों हैं? इस बात का उत्तर हमें दे दे आप। ठीक है, बताइए विवेक जी। जी जवाब इनसे अभी अभिषेक जी ने एक अच्छा प्रश्न उठाया, मैं उस प्रश्न के सापेक्ष इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि ओबीसी की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, तो क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं की अपनी बहन बेटियां नहीं मानती? हम उनकी आरक्षण की उनके आरक्षण से इनका कोई सरोकार नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा, आज आप कह रहे हैं कि साहब अगड़े क्यों संसद में हैं, पिछड़े क्यों नहीं है? भाई जहां भी आप टिकट देते बिना सामाजिक समीकरण देखे देते हैं क्या टिकट? आपने टिकट बांटे, आपने क्यों नहीं 80 सीटों पे बांट दिए, 60 ओबीसी को बांट देते, क्यों नहीं बांटा आपने? आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी अपने नेतृत्व से पूछिए कि मैं आपने 80 उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 60 पे ओबीसी क्यों नहीं लड़ाया? आप लड़ा देते। भाई जनता जिसको पास करेगी वो ना सदन में जाएगा।
और सामाजिक समीकरण देख के भी कोई पार्टी टिकट देती है। जहां तक जानते कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण एक सच्चाई है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जब सब जानते हुए भी आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर कभी आपने अपने कार्यालय में ढूंढा कि अखिलेश जी ने आपने 80 में से 60 सीट ओबीसी को क्यों लड़ाई? लड़वा के देख लेते। तो जो काम आप घर में नहीं कर सके, वो काम आप देश में करने की बात करके महिला आरक्षण आपने फंसा दिया। आज जो चीज मिलने जा रही थी महिलाओं को 2029 में, जी। आपने ऐसा सेंसस का पचड़ा फंसाया है जो सेंसेक्स अभी शुरू हुआ है। और फिर जिस सेंसेक्स के आधार पर ना प्रत्याशी उसमें मिलेंगे, ना उसमें वोट देने वाले मिलेंगे। भाई 29 26 में जो सेंसेक्स शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या 29 में उसमें कोई मतदाता होगा? अच्छा ना विवेक जी, मतदाता अभी होंगे, ये लोग ना प्रत्याशी अभी ये लोग होंगे। बार बार एक दावा कर जी। रहे हैं। इनका कहना है कि 2027 के चुनाव में आपको हार का डर था, इसलिए आप लोगों ने इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाइप पे ले आ दिया है। अमित शाह जी ने तो सदन में कह दिया कि काहे परेशान हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस परसीमन से नहीं होने जा रहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो पुराने परसीमन से होगा, तब भी आप नहीं जीतोगे, फिर भी ये परेशान है। भाई उस परसीमन से तो उत्तर प्रदेश चुनाव होने नहीं जा रहा था। बिल्कुल। आप छाती ठोक तो महिला आरक्षण के पक्ष में आके खड़े होते, हम इसको मुद्दा ना बना पाते, आप हमारा मुद्दे की धार खत्म कर देते आप। लेकिन जब आपने हमें मुद्दा दे दिया, जी। हमारी बहन तो हमारी माताओं के मन को आहत कर दिया, तो हम उनके अगर दुख में शरीक हो रहे तो अब क्यों दिक्कत हो रही है आपको? हमारी बहन बेटियों को जो मिलने जा रहा था, आपने उससे उनको वंचित किया। हम उनके दुख में शामिल हैं, अब भी आपको परेशानी है। ठीक है। एक तो देने भी नहीं दिया, और नहीं दिया तो दुखी है, तो उनके दुख में शामिल, उससे भी आपको कष्ट है। आप चाहते क्या भाई? जवाब लेते हैं शशलेन जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। विवेक जी ने पूछा आप चाहते क्या हैं? बहन बेटियों में भी जात देखिए आधारित स्नेहा जी, रणनीति अपना रहे हैं आप। जी। देखिए स्नेहा जी, समाजवादी पार्टी ये चाहती है इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, और हो रही है। जो माननीय लोहिया जी का नारा था, संसोपान बात और पिछड़े पावे 100 में 7, इस देश में जिस तो भैया देव ना कौन रोक रहा आपको? इस देश में 80 में 40 टिकट दे दिया, उनके हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, और उसके बाद परिसीमन हो, और उसके परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो। और जो अभी स्नेहा जी आपके 2027 में, अभी मैं सुन रहा था आपको कि अभी विवेक जी हमसे अभी बोल रहे थे कि देखिए अभी पिछले चुनाव में भी 2024 का हुआ, ये लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की 4 सीटें आएंगी, और सीटें कितनी आई? 37 सीटें आई, और इनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये आप समझिए, चुनाव के समीकरण होते हैं, सिस्टम होते हैं, और उन्होंने कोई ऐसा जनता के हित में काम नहीं किया जिसको लेकर जनता के पास जाए। इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ये इस तरीके के प्रोपेगेंडा बनाया करते हैं। जो बिल 2023 में कानून बन गया, अब वो दोबारा लागू करने की क्या प्रावधान है? भाई आप जाति जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, और बिल लागू कीजिए, किसने रोका है? बस हमारी मांग इतनी जरूर है कि जो 33% आरक्षण मिले, उसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ साथ जितनी भागीदारी पिछड़ी जात की महिलाओं की है संख्या के हिसाब से, उस 33% में भागीदारी पिछड़ी जात की महिलाओं को अगर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा, तो क्या उसमें सिर्फ सामान्य वर्ग की महिला रहेंगी? उसमें SC, ST, OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं नहीं आएंगी क्या? स्नेहा जी, मैं बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं, महिलाओं के लिए मैं पुरुषों को एक उदाहरण मैं दूंगा। जब तक इस देश में पंचायत के चुनाव में आरक्षण नहीं था, विवेक जी आप पता कर लीजिए अपने गांव में 10-20 गांवों में SC बैकवर्ड के कितने प्रधान थे, कितने प्रमुख थे। जब आरक्षण लागू होता तो मजबूरी होती टिकट देने की। अगर 33% आरक्षण होगा तो दलित पिछड़े समाज की जो महिलाएं हैं वो कभी सांसद नहीं बन पाएंगी। ठीक है, इसलिए हम 33% महिलाओं के आरक्षण में, पिछड़ी जात की महिलाओं के आरक्षण की मांग करते हैं। ठीक है विवेक जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी स्नेहा जी, मुझे
ससलेन जी की और अखिलेश जी की बातों से वो जमाना याद आता है। एक दिन मैंने सुबह सुबह मुलायम सिंह जी का बयान पढ़ा अखबार में कि हर थाने में एक मुस्लिम दरोगा होना चाहिए, लेकिन जब भर्ती निकलती थी तो भरे जाते थे इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के ससलेन जी के सजाती लोग। तो एक लिस्ट दिखा दीजिए, लिस्ट हाँ, हाल वही है ससलेन जी, लिस्ट घर दिखा में नहीं। दीजिए। आप करोगे कुछ नहीं। आपके पास मौका था 60, आप तो 80 सीट पे लड़ा रहे थे ना चुनाव, 80 में 60 आपने क्यों नहीं लड़ा दिया? ओबीसी को किसने आपके हाथ पकड़े थे? वहां कौन मोदी जी, कौन अमित शाह रोकने आ रहे थे आपको? आपके घर की पार्टी जिसको चाहते लड़ाते, क्यों नहीं लड़ा के आपने 80 60 दिखा दिया? अगर 80 में 60 आप ओबीसी लड़ा करके दिखाते तो सारी पार्टियों को एक रास्ता दिखता। तो जब जो चीज आपके हाथ में थी वो आपने किया नहीं, जो हम महिलाओं के लिए कर रहे थे वो आपने करने दिया नहीं। और आज अगर हम कहते हैं अपनी बहनों से, माताओं से कि भाई आपके हम तो 19 में आपको सदन में ला रहे थे, आपके सदन में आने का रास्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने मिलकर रोका है, तो भी आपको दर्द है। तो विषय ये है कि जो हो रहा है वो होने देते आप। गीता में कहा है कि सुबह से शीघ्रम। आज अगर आधी आबादी में से माताएं बहनें आकर के सदन में बैठती, बिल्कुल। नीति निर्धारण में सहभागिता देती नीति निर्धारण में, तो देश का एक स्वरूप बदलता, देश के नए महिलाओं के प्रति एक विचार बदलता और देश पुष्पित पल्वित होता। आपने महिलाओं के संरक्षण में रोड़ा अटका करके देश के विकास में रोड़ा अटकाया है। इसके लिए ना देश आपको माफ करेगा, ना देश की माताएं बहनें विपक्षियों को माफ करेंगी। ठीक है जी अभिषेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी स्नेहा जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है ससलेन जी के साथ में और विपक्ष को कि देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश में श्री माननीय योगी जी की जो सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश की महिलाओं को जाति, धर्म और किसी आपकी भाषा के आधार पर हम उनको विभक्त नहीं करते हैं। महिलाएं मतलब आधी आबादी, मतलब सिर्फ महिलाएं। इसी बात को केंद्र में रख करके ये विधेयक लाया गया था। इसका विरोध करके और इसमें रोड़ा अटका करके विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है। इसका खामियाजा, जैसा कि विवेक जी ने कहा है, आने वाले चुनावों में देश की महिलाएं इनको कभी माफ नहीं करेंगी और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पदयात्रा और इस चर्चा के बाद एक चीज तो साफ है कि स्थिति चाहे कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में महिलाएं मुख्य केंद्र में रहेंगी। और भाजपा जहां एक बार नारी शक्ति के अपमान का पूरी तरीके से आरोप लगा रही है विपक्ष के ऊपर, तो वहीं विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी का स्टंट बता रहा है, चुनावी स्टंट बता रहा है। खैर, अब ये तो भारत की महिलाएं और उत्तर प्रदेश की महिलाएं जल्द आने वाले चुनाव में तय कर देंगी कि किसने महिलाओं को अपने चुनावी स्टंट के लिए इस्तेमाल किया और कौन महिलाओं का असल में हितैषी है। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।